गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लासें पसंद आ रही होगी और आप इनको अच्छे से देख भी रहे होंगे और इसके आधार पर अपना अध्ययन भी कर रहे होंगे और निश्चित रूप से आप इनमें से कुछ क्वेश्चंस भी बनाए होंगे और इन क्लासों से आप लाभान्वित भी हो रहे होंगे। आप अपना जो रेस्पॉन्स है वो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप अपना ग्रुप है उस पर डालें। विद्यार्थियों, हमने सेकंड पेपर शुरू किया है, उसमें हम मनु पढ़ रहे हैं और आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मनु के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र, कि राज्य को क्या क्या कार्य राज्य करता है। मनुस्मृति में राज्य के लिए अनेक कार्यों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति आपको पता है, मनु की किताब है, मनु की पुस्तक है, मनु का ग्रंथ है और उसमें राज्य के बहुत सारे कार्य बताए गए हैं कि राज्य या राजा को क्या काम करने चाहिए। तो इसमें पहला कार्य आता है प्रजा रक्षण। आपको बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में कि राज्य की उत्पत्ति ही प्रजा के हित और प्रजा की रक्षा के लिए हुई है, क्योंकि उससे पूर्व की स्थिति बहुत भयानक थी, बहुत भयंकर थी। इसलिए राज्य का पहला कार्य है प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा को राजा का प्रमुख कर्तव्य मानते हुए मनु ने इसे राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार माना है। राज्य की उत्पत्ति का आधार ही क्या है? प्रजा की रक्षा करना। मनु राज्य में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से प्रजा की रक्षा को आवश्यक मानते हैं। मनु का मत है कि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है एवं राज्य में अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डाका आदि को समाप्त किया जा सकता है। आंतरिक अपराधियों व समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा के साथ ही बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा भी राजा का कर्तव्य माना है, लेकिन मनु ने अनिवार्य होने पर ही युद्ध करने का परामर्श दिया है। देखो विद्यार्थियों, रक्षा कैसे करेगा राजा? सबसे पहले तो राज्य के अंतर्गत जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे प्रजा की रक्षा हो। जो शक्तिशाली लोग दुर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करते हैं उसको रोका जाए। जो गलत कार्य हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, किसी का सामान लूटा जा रहा है, उनको समाप्त किया जाए। और ये आंतरिक जो अपराध है उसके साथ साथ ही और जो समाज के कंटक है, अर्थात समाज के लिए जो कांटे के समान है जो अपराधी है, उनसे प्रजा की रक्षा के साथ ही बाह्य जो आक्रमण होते हैं राज्य पर, उनसे प्रजा की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। और मनु ने ये कहा है लेकिन कि आंतरिक जो अपराध है उनसे तो प्रजा की रक्षा करे राजा, आंतरिक जो गतिविधियां हैं वो उससे प्रजा सुरक्षित हो, लेकिन बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक हो तो ही युद्ध करे, अन्यथा शांतिपूर्वक तरीके से या समझौते के माध्यम से युद्ध को टाला जाए ताकि जनता का कम से कम नुकसान हो। तो पहला जो कार्य है राज्य का वह है प्रजा की रक्षा करना। अब आता है दूसरा कार्य, लोक कल्याण या प्रजा रंजन। अब जनता सुरक्षित है, अब जनता सुरक्षित है तो उसको क्या चाहिए? अब जनता को राजा ने सुरक्षित कर लिया, अब दूसरा जो राजा कार्य करेगा वह है प्रजा का कल्याण करना, कि सुरक्षा के साथ साथ प्रजा का कल्याण भी आवश्यक है। मनु ने लोक कल्याण को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रजा के हित के लिए 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्थापना को महत्वपूर्ण माना है। भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थों की बात करता है। धर्म, अर्थ यानी धन, काम यानी जो हमारा व्यवसाय है, हमारा धंधा है, हमारा जो भी बिजनेस है या जो हमारी गतिविधियां हैं वो काम में आती है, और मोक्ष अर्थात मोक्ष प्राप्ति भी जीवन का एक लक्ष्य है। तो ये पुरुषार्थों की स्थापना समाज के अंतर्गत हो, ये राजा का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मनु ने राज्य का कर्तव्य बताया है कि वह अप्राप्त धन और भूमि को प्राप्त करे, जो प्राप्त हो उसकी रक्षा करे, जो रक्षित है उसकी हर संभव प्रयास से वृद्धि करे और होने वाली अभिवृद्धि को सुपात्रों में वितरित करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों
कि राजा के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास नहीं है अगर प्रजा के लिए कुछ करने के लिए, तो अप्राप्त अर्थात जो नहीं है उसको प्राप्त करने की कोशिश करे। उसके पास धन नहीं है, भूमि नहीं है, तो राजा क्या करे, हर संभव प्रयास के द्वारा उनको प्राप्त करे। अब मान लो राजा के पास सब चीज़ें हैं, तो जो प्राप्त है उसकी रक्षा करे। ऐसा नहीं कि राजा के पास धन और भूमि खूब है और कल को कोई आक्रमण कर आया और सब कुछ छीन के ले गया, अर्थात उसकी रक्षा करे। जो रक्षित है, कोई चीज़ सुरक्षित है, उसके पास एक निश्चित मात्रा में है, तो ऐसा नहीं है कि जो है उतनी ही रहने दे उसको, उसका हर संभव प्रयास से उसकी अभिवृद्धि करे। एक राज्य का ये दायित्व होता है, एक राजा का ये दायित्व होता है कि जो उसका राज्य है उसका निरंतर वो विकास करता रहे, विस्तार करता रहे, उसका धन और संपदा है उसको वो बढ़ाता रहे, और जो अभिवृद्धि है अर्थात राज्य को होने वाले लाभों को सुपात्र व्यक्तियों में वितरित करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजा जो पद और प्रतिष्ठा दे वो कैसे व्यक्तियों को दे, सुपात्र अर्थात जो योग्य है उसी व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को ही वह उन लाभों का फायदा दे, क्योंकि कुपात्र व्यक्तियों को दिया गया लाभ राज्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। या पद पर, किसी उच्च पद पर अगर हम कुपात्र व्यक्ति को राजा लगा देगा तो वह राज्य का बुरा भी कर सकता है, अहित भी कर सकता है। इसलिए जनता के कल्याण के लिए ये बात मनु ने कही है। तीसरा जो राज्य का कार्य है वह अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। निश्चित रूप से अर्थ यानी धन और अर्थव्यवस्था, जो धन को प्राप्त करने का जो हमारा संसाधन है वो राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर नियंत्रण रखना राजा का बहुत बड़ा कर्तव्य है। व्यक्ति के जीवन में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान मानते हुए मनु ने प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण माना है। मनु ने कहा है कि राजा प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा करे, प्रजा पर करों का अनावश्यक भार न डाले, व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक अपराधों जैसे मिलावट, अधिक मूल्य लेना, कम तोलना आदि से प्रजा की रक्षा करें। अब आर्थिक कर्तव्य में क्या होता है, सबसे पहले कि राजा संसाधन कहाँ से जुटाएगा, तो टैक्स जनता से कर लेगा। तो मनु ये कहता है कि राजा प्रजा से जो कर ग्रहण करे वो न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, कि इस मात्रा में होना चाहिए कि प्रजा पर भार भी न पड़े और राज्य का कार्य भी चल जाए, और संपत्ति और समृद्धि के जो साधन है उसकी रक्षा करे, अनावश्यक करों का भार नहीं डाले जनता पर, और व्यापारी लोग जो अलग अलग तरीके अपराध करते हैं, मिलावट करते हैं, अधिक मूल्य लेते हैं, कम तोलते हैं, इसके अलावा जो आर्थिक अपराध होते हैं जैसे व्यापारियों का सामान जो डाकू लोग और राहगीरों का सामान जो लूट लेते हैं, चोरी डकैती होती है, उन सब से प्रजा की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है। चौथा जो राज्य का कार्य है वह सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन। जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हमारा आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को मनु बहुत इंपॉर्टेंट स्थान देता है, और वो ये कहता है कि सामाजिक व्यवस्था नियमित हो, नियंत्रित हो, ये भी राजा का कर्तव्य है। मनु ने सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन राज्य का दायित्व माना है। राज्य का ये कर्तव्य है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग के सदस्य के लिए निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे तथा समाज के सभी वर्गों, सभी वर्णों व आश्रमों की रक्षा करे। 4 वर्ण जैसा कि आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनु ने 4 वर्ण जो हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में हमें देखने को मिलता है वो हमारी वर्ण व्यवस्था है, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम की बात हमारा प्राचीन दर्शन करता है। तो मनु ये कहता है कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था अर्थात वर्ण के निर्धारित कर्तव्यों का व्यक्ति पालन करे, ये देखना राजा का कर्तव्य है। इसके साथ ही आश्रम व्यवस्था को भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए और उसका निर्वाह करे, ये देखना भी एक राज्य का कर्तव्य है। तो सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह और नियमन करना भी राज्य का कर्तव्य माना है। अगला जो राज्य का कार्य है वह न्याय की व्यवस्था। मनु के अनुसार नीति और धर्म पर आधारित न्याय को मत्स्य न्याय की तुलना में प्रतिष्ठित करना राज्य का परम कर्तव्य है। यदि राज्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों को दबा देंगे, समाज में उचित अनुचित का भेद समाप्त हो जाएगा,
और सर्वत्र अन्याय व्याप्त हो जाएगा। मनु के अनुसार राज्य आचरण के धर्म सम्मत मानदंडों के पालन को सुनिश्चित कर समाज में न्याय को प्रतिष्ठित करे। न्याय की स्थापना करना राज्य का परम कर्तव्य है। मनु ये मानता है कि धर्म पर आधारित न्याय होना चाहिए, किसकी तुलना में? मत्स्य न्याय की तुलना में। अब आप सोच रहे होंगे कि मत्स्य न्याय क्या होता है। विद्यार्थियों, समुद्र में मछलियों के बीच एक न्याय चलता है। वहाँ ये होता है कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा करके अपना पेट पालन करती है। अर्थात जो ताकतवर मछली होती है उसका भोजन क्या है समुद्र में? कीड़े मकोड़े। तो जो वहाँ पे अगर उसको खाना नहीं मिल रहा तो छोटी मछली को खा के अपना पेट पालेगी। अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो ताकतवर है वही सर्वाइव करेगा। तो मनु ये कहता है मत्स्य न्याय की तुलना में धर्म पर आधारित न्याय समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए। और ये कौन करेगा? राजा करेगा या राज्य करेगा। और इसके लिए उसने कहा कि अगर राजा ऐसा नहीं करता है तो जो शक्तिशाली लोग हैं वो कमजोर लोगों को दबा देंगे और समाज में उचित अनुचित का भेद समाप्त हो जाएगा। क्या सही है क्या गलत है, न्याय नहीं होगा तो सही गलत कौन तय करेगा? और सर्वत्र अन्याय व्याप्त हो जाएगा। इसके लिए उसने कहा कि आचरण के जो धर्म सम्मत मानदंड है, जो धर्म शास्त्रों में विद्वानों ने जो हमारे लिए आचरण के नियम तय करे हैं समाज के लिए, जो इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, महाकाव्य हुए हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमारे ग्रंथ हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने जो आचरण के नियम मानदंड बना दिए हैं उनका पालन सुनिश्चित करना और समाज में न्याय को स्थापित करना राज्य का कर्तव्य है। अगला जो राज्य का कार्य है वह है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। जो राजा के अधीन कर्मचारी होते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसकी देखरेख करना, उसका नियमन करना, उस पर नियंत्रण रखना भी राज्य का कर्तव्य माना है मनु ने राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए एक प्रशिक्षित और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है और राजा को परामर्श दिया है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था के कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे, उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने हेतु तत्पर रखे। राजा का ये भी दायित्व है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोके। देखो, जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो प्रशिक्षित होगी और संगठित होगी, पहली बात। दूसरी चीज उसने कहा कि कर्मचारी और अधिकारी उन पर नियंत्रण होना चाहिए राजा का, और ये वो तय करे कि जो प्रशासनिक कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, राजा के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, इसको देखना और इस पर नियंत्रण रखना भी राजा का कर्तव्य है। नेक्स्ट है परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। पर यानी दूसरा, राष्ट्र यानी देश, अर्थात दूसरे देशों के साथ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्वाह करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य है। जैसे आज के संदर्भ में आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम पढ़ते हैं, तो भारतीय दर्शन में इसको कहा है परराष्ट्र संबंध। तो परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह करना भी राज्य का कर्तव्य है। परराष्ट्र संबंधों को राज्य का मुख्य कर्तव्य मानते हुए मनु ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सतर्कता पूर्वक संचालन कर शासक प्रजा को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रख पाता है। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। बिना सतर्कता के एक राजा अपनी प्रजा को आक्रमण के खतरे में डाल सकता है। इसलिए बाह्य आक्रमण से रक्षा कब होगी? जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन सही तरीके से राजा करेगा। लेकिन साथ ही मनु ने राजा को अनावश्यक युद्धों में न उलझने का परामर्श दिया है। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन में मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और उपायों का विवेक सम्मत पालन करने को कहा है। विद्यार्थियों, जो ये मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और उपाय, ये हम अलग से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जो मंडल सिद्धांत, षड्गुण नीति और उपाय क्या बताए हैं मनु ने, जिसका हम अलग अध्याय में अध्ययन करेंगे। लेकिन इस संदर्भ में हमें देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन राजा इनके माध्यम से करे और विवेकपूर्ण तरीके से और सतर्कता पूर्वक करे, ताकि प्रजा की बाह्य आक्रमणों से रक्षा हो सके। विद्यार्थियों, इस तरह से हमने देखा कि राज्य के कितने महत्वपूर्ण कर्तव्य मनु ने बताए हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।